खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ स्थित ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार हो गई है। इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। और सावन का सोमवार, इसमें जगह जगह रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक दिखाएंगे। और राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं ने अपनी तिजोरी खोल दी है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी और हम चर्चा करेंगे आज कोरोना पर ही। लेकिन सबसे पहले देखें आज की सुर्खियां। असम और बिहार में बाढ़ से राहत नहीं, हिमाचल में आंधी तूफान की चेतावनी। नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, सावधान रहें। कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा। गृह मंत्रालय अनलॉक 3 में जिम और सिनेमा हॉल खोल सकता है, स्कूल और मेट्रो नहीं। लगातार चौथे दिन कोरोना के मामले 49,000 के पार। आप देखें ऐतिहासिक धरोहर छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था। इसे भूल भुलैया व आसिफ मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़े का इतिहास, नवाब आसिफउद्दौला बड़े ही दरिया दिल इंसान थे। उनके बारे में एक कहावत कही जाती है कि जिसको ना दे मौला उसे दे आसिफउद्दौला। 1784 ईस्वी में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा। पूरा लखनऊ दाने दाने को मोहताज हो गया था। तब उन्होंने रोज़गार देने के लिए एक इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसका नाम बाद में बड़ा इमामबाड़ा रखा गया। बड़े इमामबाड़े में बना गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह हॉल लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी है। विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इस भवन में 3 विशाल कक्ष हैं। इसकी दीवारों के बीच छुपे हुए लंबे गलियारे हैं। इसमें 1000 से अधिक रास्ते हैं जो रास्ते का जाल हैं। बड़े इमामबाड़े की एक और बड़ी रचना है। 5 मंजिल सीढ़ीदार कुआं है जो पूर्व नवाबी युग का शाही हमाम है। गोमती नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पास में ही रूमी दरवाज़ा है। रूमी दरवाजे को लंबी लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ पर रूमी दरवाज़ा बड़े इमामबाड़े के बाहर पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह लगभग 16 फीट ऊंचा है, जिसमें 3 मंजिल हैं। इस दरवाजे से आप नवाबों के शहर का भरपूर नज़ारा ले सकते हैं। यह दरवाज़ा लखनऊ की पहचान है। व कुछ ही दूर पर छोटा इमामबाड़ा स्थित है। छोटा इमामबाड़ा या हुसैनाबाद इमामबाड़े का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। छोटा इमामबाड़ा 1837 ईस्वी में करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहाँ पर दफनाया गया था। छोटे इमामबाड़े में ही मोहम्मद अली शाह की बेटी और दामाद का मकबरा भी बना हुआ है। और पास में ही लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। यह घंटाघर 1887 ईस्वी में बनवाया गया था। 221 फीट ऊंचे इस घंटाघर का निर्माण नवाब नसरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कपूर के आगमन पर करवाया था। वे संयुक्त अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार पहुंची। देखें इस पर हमारी रिपोर्ट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 708 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14 लाख के पार चला गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5.15 लाख टेस्ट किए हैं। ICMR ने सोमवार को बताया कि रविवार को 5,15,472 लोगों की जांच की गई। अब तक देश में 1.68
करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो टेस्टिंग पर फोकस करें, क्योंकि संक्रमण को टेस्टिंग और ट्रैकिंग के बाद इलाज करके रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच राजधानी लखनऊ का हाल ही बेहाल हो चुका है। लगातार लोगों की लापरवाही से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं ने तिजोरी अपनी खोल दी है और सरकार ने भी अपनी तिजोरी खोल दी है। इस पर हमारी रिपोर्ट। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी करने में जुटा है। मंगलवार को लखनऊ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने रामलला मंदिर की नींव में रखने के लिए 33.5 किलोग्राम चांदी की ईंट दान की है और इच्छा जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंटों की नींव अपने हाथों से रखें। राम मंदिर निर्माण के लिए व्यापारी सियाराम उमर वैश्य ने विश्व हिंदू परिषद को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। उमर वैश्य को समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित किया है। मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक प्रदान करके न सिर्फ समाज बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण और बाईपास निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि NHAI की ओर से जारी की गई है। सौंदर्यीकरण के लिए भगवान श्री राम के जीवन वृत्तांतों का दीवारों पर चित्रण, हरे भरे पौधे और वृक्ष, साथ ही फव्वारे और रंग बिरंगी रोशनी से किया जाएगा। देश में लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान से भक्त पीछे नहीं रहे हैं। यही ट्रस्ट अयोध्या की भूमि में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लॉकडाउन की इस अवधि में ट्रस्ट के दोनों खातों में करीब 4.5 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मैं गार्गी, खरी कसौटी के लिए। सावन के सोमवार के मौके पर रुद्राभिषेक जगह जगह हो रहा है। देखें रुद्राभिषेक। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक करते हुए लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछा कि हे नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वे आस्तोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। उसे मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वे उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। इनका अभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिव जी को प्रसन्न करने का ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है, क्योंकि वह अपनी जटा में गंगा को धारण किए हुए हैं। रुद्राभिषेक से होने वाला लाभ, रोग और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो कुसा जल से अभिषेक करना चाहिए। मकान वाहन की इच्छा हो तो दही से अभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर अभिषेक करें। खरी कसौटी न्यूज के लिए मैं सरोज त्रिवेदी। और अब हम बात करेंगे कोरोना पे। हमने आपको हमेशा बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 14 लाख के पार हो गई है भारत में। एक दिन में 45,000 कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है वो एक बहुत चिंता का विषय है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म होने वाला नहीं है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसकी सावधान रहने पर उन्होंने बल दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्रदेश सरकार जगह जगह जहां
बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं वहाँ उन क्षेत्रों के थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन कर रही है। अनलॉक 3 होने वाला है। उस अनलॉक 3 में क्या क्या खुल सकता है, जैसे सिनेमा घर खुल जाएंगे, हो सकता है जिम भी खुल जाए, लेकिन स्कूल अभी नहीं खुलने की संभावना है। हमें ये देखना होगा कि सिनेमा घर जिम खुल जाने से क्या कोरोना संक्रमण और बढ़ेगा, क्योंकि लोग पास में रहेंगे, लोग एक दूसरे की छुई हुई चीज़ों को छुएंगे, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक बहुत चिंता का विषय है और ये खुलेगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 1 खोल दिया गया और आज कोरोना संक्रमणों की संख्या एक दिन में 45,000 हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत एहतियात नहीं बरत रहे हैं। इसके लिए तमाम राज्यों ने निर्णय लिया है। कहीं कहीं 14 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जैसे मणिपुर उसमें एक है, मध्य प्रदेश में भी 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और जिन थाना क्षेत्रों में, कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों की बात थी, वहाँ पर भी जो अभी 31 को ख़त्म हो रहा था उसको और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से अनलॉक एक और होने जा रहा है और दूसरी ओर लॉकडाउन बढ़ भी रहा है, क्योंकि कई थाना क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहाँ बांस-बल्ली लगा के जिस तरह से रोकते हैं वो भी एक पुख्ता उपाय नहीं है, क्योंकि बांस-बल्ली एक तरफ लगा देते हैं, दूसरी तरफ वो खुली रहती है। हम ही लखनऊ से कानपुर जा रहे थे तो आशियाना की तरफ हमने देखा बांस-बल्ली लगी है, तो हमने देखा बांस-बल्ली लगी है तो थोड़ा सा साइड में हुए तो 2 कदम की दूरी पर एक गली थी, उस गली से आप साथ में जा सकते हैं, उस गली से लोग साथ में आ रहे हैं। तो उस बांस-बल्ली का पुख्ता इंतजाम नहीं है और 2 पुलिस वाले भी नहीं बैठे हैं जो आपको सजग करें। बैनर सरकार नहीं लगा रही जिससे लोगों में जागरूकता हो। जब हमारे यहाँ पत्थरबाजी हुई थी तो सरकार ने बैनर लगा के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये देखिए हमारे देशद्रोही हैं, हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ऐसे जो कोरोना संक्रमित हैं और जो कोरोना संक्रमितों से बचने के लिए उपाय हैं, उसके लिए जो एक प्रॉपर विज्ञापन करना चाहिए, जगह जगह उसके पोस्टर लगने चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। दूसरी चीज, खाली दुकान बंद कर देने से या हफ्ते में 2 दिन बंदी से कोरोना संक्रमण की कड़ी नहीं टूटेगी। कोरोना संक्रमण की कड़ी तब टूटेगी आप एक बार फिर 14 दिन का कम से कम लॉकडाउन करें, जिससे जो संक्रमण की कड़ी टूटनी है वो टूटे। रही बात हाई कोर्ट में इतने मुकदमे लंबित हैं और उसके बाद हाई कोर्ट बैठ नहीं रही है। आज वकीलों ने कहा था कि हमें फिजिकली सुना जाए, ना कि हम ऑनलाइन सुनाने को तैयार हैं। उस पर क्या निर्णय हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मामले पहले से लंबित थे, जैसे 18 मार्च को जो तारीखें लगी थी, उन तारीखों की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचे जो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इस पर जरूर निर्णय लें कि जो मुकदमे लंबित हैं उन मुकदमों का भी निस्तारण साथ साथ होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं और चाहे आप बुला के कर रहे हैं, क्योंकि उन मुकदमों के लंबित रहने से तमाम लोगों पर जो सरकार से जिनके मुकदमे लगे हुए हैं उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। ब्याज सरकार अपना ले ही गई। सरकार कोई आपके साथ रियायत नहीं करती। सरकार चाहे लॉकडाउन हो जाए और चाहे कुछ हो जाए, सरकार अपना ब्याज नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा सिद्धांत हाई कोर्ट भी लागू करे जिससे सारे केस सुने जा सके और आम जनता को लाभ मिले, लॉकडाउन का भी फायदा आम जनता को मिले। एक बार भले 14 दिन का लॉकडाउन हो जाए, रोज रोज के लॉकडाउन से अच्छा है एक बार का लॉकडाउन, जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ियां टूटे, क्योंकि कोरोना को हमें हर हाल में भगाना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। घर में आप जाएं, हाथ पैर धो के जाएं और जितनी सुरक्षा हो सकती है वो सुरक्षा निश्चित अपनाएं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।